गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू इन टूडेज लेक्चर ऑफ इजेक्टर कैपेसिटी कैलकुलेशन। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम ये समझेंगे कि अगर आपको किसी सिस्टम के लिए कोई इजेक्टर सेलेक्ट करना है तो उसकी कैपेसिटी आप किस तरीके से डिसाइड करेंगे, इजेक्टर क्या होता है, उसके जो बेसिक्स होते हैं हम उसके भी बारे में थोड़ा डिटेल में बातचीत करेंगे। सो मेरा ये जो लेक्चर है इसके PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको भी डाउनलोड करना है वहाँ पे जाके इजीली डाउनलोड कर सकता है। सो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बेसिकली इजेक्टर होता क्या है। तो याद रखिएगा, इजेक्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका यूज़ हम वैक्यूम बनाने के लिए करते हैं। अब सेकंड चीज़ कि वैक्यूम होता क्या है। हम जिस भी एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं इसमें हमारे ऊपर एक प्रेशर लगता है जो बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। मीन्स 1 atm इज इक्वल टू 760 mmHg। तो कोई भी प्रेशर जो इस प्रेशर से नीचे होता है वो आपका होता है वैक्यूम, चाहे वो 730 mmHg हो, चाहे 720 mmHg हो, चाहे 600 mmHg हो, वो होता है आपका प्रेशर। अब आपके दिमाग में सेकंड चीज़ ये आ रही होगी कि बेसिकली हमको वैक्यूम की ज़रूरत पड़ती क्यों है। तो याद रखिएगा कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ में केमिकल रिएक्शंस अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस में करवाए जाते हैं। तो अगर आपको मीन्स कहीं पे टेम्परेचर मान लीजिए 220 या 30 डिग्री पे कोई रिएक्शन कराना है, इन दैट केस अगर आप नॉर्मल यूटिलिटीज़ अप्लाई करोगे तो आपको हॉट वाटर पे जाना पड़ेगा, प्लस हायर टेम्परेचर्स पे आपका आइदर मटेरियल डिग्रेड होता है या फिर उसमें हाई बॉयलर इम्प्योरिटीज़ फॉर्म होती हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। एंड जो केमिकल्स होते हैं इनकी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी रहती है कि जो इनका बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रेशर पे डिपेंडेंट होता है। मीन्स अगर आप प्रेशर बढ़ाते चले जाओगे तो आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा, और अगर आप प्रेशर रिड्यूस करोगे तो आपका बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस होता चला जाएगा। तो इसी चीज़ का हम यहाँ पे फ़ायदा उठाते हैं। हम क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिड्यूस करेंगे जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट ड्रॉप हो जाएगा। मीन्स जो कंपोनेंट पहले मान लीजिए आपका 220 या 30 डिग्री पे बॉयल कर रहा था, वो कंपोनेंट हो सकता है अब आपका 70 या 80 डिग्री पे ही बॉयल करने लगे, तो आपकी जो हाई बॉयलर बनने के चांसेस या फिर जो आपका मटेरियल डिग्रेड होने के चांसेस हैं, प्लस यूटिलिटी कंजम्पशंस ये आपकी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि वैक्यूम बनाने के लिए कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं। तो याद रखिएगा, वैक्यूम बनाने के लिए या तो हम इजेक्टर्स का यूज़ करते हैं या हम वैक्यूम पंप्स का यूज़ करते हैं। इजेक्टर्स के केस में हम इजेक्टर्स को वहाँ पे प्रेशर, इजेक्टर्स को बेसिकली हर जगह प्रेफर किया जाता है। इजेक्टर्स आपके बेसिकली ग्रेफाइट के रहते हैं, तो इसमें भी वेपर लोड चाहे जिस भी तरीके का है, चाहे वो एसिडिक का है, नॉन एसिडिक का है, इन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता है। सो इजेक्टर्स आर द बेस्ट सुटेबल डिवाइसेस फॉर मेकिंग वैक्यूम्स। बट आजकल काफ़ी जगह वैक्यूम पंप्स भी यूज़ किए जा रहे हैं, बट वैक्यूम पंप्स को सेलेक्ट करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि जो उस पर आने वाला वेपर लोड है वो एसिडिक नहीं होना चाहिए, प्लस उसमें कुछ भी सॉलिड डिपोजिशन साथ में नहीं आना चाहिए कि वो मटेरियल ठंडा होने पे थोड़ा बहुत भी सॉलिडिफाई हो, अदरवाइज वो आपके पंप को डैमेज कर देगा और बार बार पंप के फेलियर्स आते रहेंगे जो आपको कॉस्ट इफेक्टिव नहीं पड़ेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये रहता है कि आपके लिए कौन सा लोड टैकल करना ईजी है, बिकॉज आप इजेक्टर्स के केस में जाओगे तो वहां पे आपका जो स्टीम मींस जो आपका कंडेंसेट का लोड है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। बट जब आप वैक्यूम पंप्स के केस में जाओगे तो वहां पे आपका पावर का लोड इंक्रीज होता है। तो आपके लिए कौन सा लोड टैकल करना ईजी है, कंडेंसेट का लोड या फिर पावर का लोड, उसके बेस पे भी आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको इजेक्टर्स यूज करने हैं या फिर वैक्यूम पंप्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम की हम बात करते हैं जिसपे पूरी की पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स बेस होती है, बर्नौलीज थ्योरम। P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट। इसको जैसे ही आप रो जी से डिवाइड करेंगे तो P बाई रो जी प्लस हाफ वी स्क्वायर अपॉन G प्लस H1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मीन्स पहला वैल्यू हो जाएगी आपकी प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड प्लस नॉर्मल हेड इज इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट वैल्यू। इस इक्वेशन को जैसे ही आप दोनों तरफ इक्वलाइज करोगे तो ये H2 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से आपको वैल्यू मिलेगी प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वी, मीन्स प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जब भी कहीं पे भी आपके सिस्टम में प्रेशर बढ़ेगा तो वहां पे वेलोसिटी ड्रॉप होगी, और अगर प्रेशर घटेगा तो वहां पे वेलोसिटी बढ़ेगी। ये पहली थ्योरम जो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सेकंड इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, मीन्स AV इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, एरिया इंटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर आपका एरिया बढ़ेगा तो आपकी वेलोसिटी कम होगी, और अगर आपकी वेलोसिटी कम होगी तो आपका एरिया वहां पे ज्यादा होगा। अब बात करते हैं स्टीम इजेक्टर के वर्किंग प्रिंसिपल की। तो इस डायग्राम को आप गौर से देखिए, यहाँ पे बेसिकली
स्टीम इजेक्टर के ये पार्ट्स हैं, यहाँ पे एक नोजल रहती है, आफ्टर दैट ये डिफ्यूजर सेक्शन होता है और ये सक्शन चैम्बर होता है। यहाँ पे हाई वेलोसिटी की स्टीम नोजल के थ्रू एंटर करती है। जैसे ही ये नोजल के थ्रू एंटर करती है, ये यहाँ पे एक लो प्रेशर का जोन क्रिएट करती है, जिसकी वजह से ये जो आपका मेन सिस्टम से कनेक्टेड लाइन है, ये सिस्टम से वेपर्स को सक करती है और डिफ्यूजर के थ्रू मूव करती है, जहाँ पे बाद में उसका जो है वेलोसिटी वो फिर ड्रॉप होती है। अब इसका समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है रेलवे प्लेटफॉर्म। जब आप रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होते हो और सामने से कोई ट्रेन आपके सामने से निकलती है, तो आपको ऐसा लगता है कि वो ट्रेन आपको अपनी तरफ खींच रही है। जब भी हाई वेलोसिटी से कोई ट्रेन निकलती है, ऐसा इसलिए होता है कि जब ट्रेन हाई वेलोसिटी से निकलती है तो वो एक लो प्रेशर का जोन क्रिएट करती है, जिसकी वजह से आपको ऐसा फील होता है। सेम यहाँ पे हो रहा है, जैसे ही हाई वेलोसिटी से स्टीम निकली, एक लो प्रेशर का जोन क्रिएट हुआ जिसने वेपर्स को अपने साथ में खींचा और आगे की तरफ लेके चला गया। ये बेसिकली यहाँ पे ग्राफ्स हैं कि आपके जो सिस्टम है वहाँ पे प्रेशर और वेलोसिटी किस तरीके से वेरी होता रहता है। मैं पहले भी इसके बारे में डिटेल में बता चुका हूँ, सो आज ज़्यादा डिटेल में मैं डिस्कस नहीं करूँगा। अब बात करते हैं इजेक्टर की कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करना है उस एग्जाम्पल के बारे में। मान लीजिए कोई रिएक्शन है A+B गिविंग C+D। यहाँ पे आपको ये पता है कि जो नॉन कंडेंसेबल वेपर लोड आपके सिस्टम से जनरेट हो रहा है वो 2 kg/h के रेट से जनरेट हो रहा है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 40 ग्राम पर मोल। एयर लोड जो आपके सिस्टम लीकेजेस की वजह से आ रहा है वो आ रहा है 1 kg/h, जिसका मॉलिक्यूलर वेट आप पकड़ सकते हैं 28। प्रोसेस कंडीशंस आपको दी गई हैं, 200 mmHg आपका वहाँ पे प्रेशर है और 35 डिग्री आपके सिस्टम का टेम्परेचर आपको दिया हुआ है। अब आपको बेसिकली ये डिसाइड करना है कि किस कैपेसिटी का इजेक्टर आपको अपने सिस्टम के लिए चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे बेसिक इक्वेशन की बात यूज करते हैं, PV = nRT। यहाँ पे प्रेशर की यूनिट्स ATM में होंगी, वॉल्यूम की यूनिट्स लीटर में, N इज इन मोल्स, R की यूनिट 0.0821 ATM लीटर पर मोल केल्विन और टेम्परेचर की यूनिट्स होगी केल्विन। इस इक्वेशन को यूज करते टाइम सबसे पहले आपको सारी यूनिट्स को ध्यान में रखना है, बिकॉज अगर एक भी वैल्यू आप यूनिट से बाहर जाके डाल दोगे तो आपको रिजल्ट्स गलत मिलेंगे। तो यहाँ पे V कैलकुलेट करने के लिए मेरा फॉर्मूला होता है nRT/P, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स मेरे को पता है, एक नॉन कंडेंसेबल वेपर लोड जो सिस्टम की वजह से है प्लस एयर लोड की वजह से जो लोड आ रहा है 2 kg/h। तो ये हो गया, पहले मैंने उसको ग्राम्स में कन्वर्ट किया, 2 × 1000 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट 40 प्लस एयर लीकेज की वजह से 1 × 1000 डिवाइड बाई 28 इंटू R की वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर की वैल्यू 273 प्लस 35 डिग्री जो मेरे को टेम्परेचर दिया गया है, डिवाइड बाई आपको प्रेशर मेरे को ऊपर दिया गया है 200 mmHg। तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा ATM में, बिकॉज प्रेशर की यूनिट्स मेरी ATM में, तो 200 डिवाइड बाई 760। तो यहाँ से बेसिकली जो वॉल्यूम आ रहेगा गैस जनरेशन का वो आ रहा है 2841 लीटर पर आवर। इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ मीटर क्यूब्स में। तो जैसे मैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूंगा, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 1000 से, बिकॉज 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। तो ये वैल्यू मेरे को कैलकुलेट होकर मिलेगी 8.24 मीटर क्यूब पर आवर। अब अगर आपको किसी भी सिस्टम के लिए इजेक्टर सेलेक्ट करना है तो आप थोड़ा सा एक्सेस कैपेसिटी लेके चलोगे, तो जो वैल्यू मेरे को यहाँ से कैलकुलेट होके मिल रही है, मान लीजिए मेरे को 8.24 मीटर क्यूब पर आवर की कैपेसिटी मिली, तो मैं इसे 20% एक्सेस कैपेसिटी का इजेक्टर सेलेक्ट करूंगा, जो वैल्यू मेरे को यहाँ पे मिलेगी आपका 10 मीटर क्यूब पर आवर। सो मेरे सिस्टम के हिसाब से 10 मीटर क्यूब पर आवर की कैपेसिटी का इजेक्टर इज मोर देन सफिशियंट। सो होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी बैक विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।